नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में चल रहे सियासी हलचल के बीच राजद सांसद मनोज झा ने बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दें कि मनोज झा ने खुले तौर पर चुनौती दे दी है नीतीश कुमार को, या फिर आप ये कहिए कि एनडीए को। साफ साफ कह दिया है कि आप स्पीकर को हटा कर दिखाइए, आप 122 आंकड़ा ला कर दिखाइए। और बस इतना ही नहीं, आपको बता दें कि मनोज झा ने संविधान के आर्टिकल 179 सी का भी जिक्र किया है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्या कहता है संविधान का आर्टिकल 179 सी। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने जी, धन्यवाद जी। वकील साहब, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि मनोज झा ने आज बड़ा बयान दिया है और जिक्र किया है संविधान की आर्टिकल 179 सी का। क्या कहता है ये आर्टिकल? देखिए, ये कोई बड़ा बयान नहीं है और संविधान में नियति साफ हो तो कहीं कोई एम्बिग्युइटी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बड़ा ही स्पष्ट सब कुछ लिखा हुआ है। 179 जो अनुच्छेद है भारत के संविधान का, उसमें लिखा हुआ है कि स्पीकर, जो एक स्पीकर का मतलब किसी पार्टी का नहीं होता है। स्पीकर पहले जब नेहरू जी ने कहा था कि जो पार्लियामेंट के या असेंबलीज के स्पीकर होंगे वो पॉलिटिशियन तो चूंकि उसी ग्रुप से आते हैं, उनको चुनाव होता है, उनका इलेक्शन से आते हैं। लेकिन द मोमेंट ही बिकेम द स्पीकर, तो उनको यह मान लिया जाता है कि किसी पार्टी को नहीं है, वो निष्पक्ष व्यक्ति हैं। और अपने देश में तो कई एक बार ऐसा उदाहरण है कि निष्पक्ष, जैसे कि सोमनाथ चटर्जी साहब को गवर्नेंस बदलने के बाद भी कंटिन्यू करा दिया गया था। उन्होंने कहा हम किसी पार्टी सदस्य अब नहीं हो सकते। तो स्पीकर के जो ऑफिस होती है काफ़ी प्रिटन है, और उसे कहा गया कि जो मुख्यमंत्री का ऑफिस है और स्पीकर का ऑफिस को एक ऐसा देना चाहिए, ये क्या कहते हैं, एग्जाम्पल को प्रूव हो गया कि एक निष्पक्ष ऑफिस है। लेकिन अब कहीं नियति अगर साफ हो तो कहीं उसमें दुविधा नहीं है। 179 में कहता है कि अगर कोई स्पीकर उस हाउस के सदस्यता उनकी खत्म हो गई हो तो ऐसे हालत में स्पीकर नहीं रह सकते, एक। नंबर 2, अगर वो खुद रिजाइन कर जाते हैं तो भी वो स्पीकर नहीं रहेंगे। ये दोनों पर लागू है, डिप्टी स्पीकर पर भी सेम कानून लागू है। तीसरी बात कहती है, जिस पर कि वो उन्होंने मनोज झा के बयान के बारे में बोल रहे हैं, 179 सी, वो कहता है कि अगर कोई असेंबली में रिजोल्यूशन पास होता है कि स्पीकर को हटाना है, रिमूव करना है ऑफिस से, तो रिजोल्यूशन पास करने का नोटिस कम से कम 14 दिन पहले देना पड़ेगा, 14 डेज बिफोर। रिजोल्यूशन लेने का बात है, शायद कहीं मैं पढ़ रहा था, रिजोल्यूशन उन्होंने कहा हमको मिला है आज। रिजोल्यूशन मिलने की बात नहीं होती, रिजोल्यूशन लिया कब गया उससे 14 डेज हुआ है कि नहीं, उससे कम दिन होगा तो बीच में यार कन्फ्लिक्ट हो जाएगा ये। अब दूसरी बात वो वहां कहता है कि रिजोल्यूशन में मेजोरिटी को डिफाइन किया गया है, मेजोरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली। अभी ऑल दी देन मेंबर्स जो है इसी को डिफाइन, इसी को लोग करने में लगे, यहीं पर पेच है, कोई पेच नहीं है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बहस हुआ था, जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली आपके संविधान लागू होने के पहले की बात, ये बहस हुआ था, तो इसको स्पष्ट कर दिया गया था ऑल दी देन का मतलब क्या है। देन का, ऑल देन का मतलब है कि जो उस समय असेंबली में प्रेजेंट है उनमें, जो मान लीजिए असेंबली में प्रेजेंट 100 आदमी है तो 51 आदमी वोट दे देंगे तो हट जाएंगे वो। लेकिन कहा कि नहीं, ऑल दी देन मेंबर्स का मतलब होता है कि मान लीजिए कि बिहार में अगर 243 है ना, 243 मेंबर्स अगर हैं तो उसका 50% होता है, 122 मेंबर्स अगर वोट उनके खिलाफ दे देते हैं तो हट जाएंगे, तब वो हट जाएंगे। एकदम इसमें कहीं कोई एम्बिग्युइटी, कंफ्यूजन नहीं है कि ऑल दी देन मेंबर्स में एकदम स्पष्टता है, और इसको स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमें कोई दुविधा नहीं है कि प्रेजेंट ऑन दी इन द हाउस कोई मतलब नहीं होता। आपके हाउस का स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ आपका है 243 का, तो 243 का 122 आदमी होना चाहिए आपका। 122 आदमी का वोट अगर पड़ जाता है तभी वो हटेंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं है। उन्होंने जो नबम डिबिया का जो एग्जाम्पल दिया है, नबम डिबिया स्पीकर थे अरुणाचल प्रदेश के असेंबली का, और उन पर उन्होंने वो 2 मामला गया था। एक तो हाईकोर्ट ने उनके डिस्क्वालिफिकेशन, रिमूवल को भी जस्टिफाई कर दिया, कंफर्म कर दिया, और जो
डिस्क्वालिफिकेशन था उसको भी ये कर दिया था, कंफर्म कर दिया था। तो चला गया था मामला सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के बेंच में, जिसमें रमन्ना साहब भी थे, वो सब लोगों ने उन पर डिसाइड किया था। शायद वो उसको लिखा था, कोहलर साहब ने लिखा था, उस जजमेंट को ऑथर थे। उन्होंने कह दिया था इस जजमेंट में कि उसमें मामला ये हुआ था कि 16 दिसंबर से शायद असेंबली का सेशन था, उसको प्रीपोन कर दिया था गवर्नर ने। अच्छा। तो कहा कि गवर्नर को प्रीपोन करने का मतलब 16 आगे बढ़ाने का। आप पीछे, आपने कहा 2 दिन पहले होगा। अच्छा। उनको कहा, देखिए अंडर आर्टिकल 163 गवर्नर को जो भी करना है ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के सलाह पढ़ी के, जो कि मुख्यमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लीडर्स होते हैं, उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। एक साथ में उसमें 163 का जो दूसरा अनुच्छेद है, वो उसका उप अनुच्छेद 2 है, वो कहता है कि जब ऐसी स्थिति हो जाए, दुविधा कुछ हो जाए, तो गवर्नर अपने डिस्क्रिशन का, अपने जो आंतरिक शक्ति है उसका उपयोग करेंगे। लेकिन डिस्क्रिशन का उपयोग कब करेंगे? जब दुविधा होगी और कहीं पर इस ढंग की बात होगी तब करेंगे। ऐसी हालत नहीं है कि वो अपने मन से कहीं भी जाकर के अपने पावर को, चूंकि वो तो भाई वो इलेक्टेड मेंबर तो होते नहीं है, और सिलेक्टेड मेंबर होते, इसलिए ना कहा गया था गवर्नर को, पॉलिटिशियंस को गवर्नर नहीं होना चाहिए। गवर्नर होना चाहिए जो एक समाज के उत्कृष्ट व्यक्ति हैं, जो कभी पढ़ाई से जुड़े हुए नहीं हैं लेकिन ज्ञाता हैं, उनका कैरेक्टर अच्छा हो, ऐसे लोग गवर्नर बनाया जाए। ऐसे लोग जो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, जिनका उस ढंग का व्यक्तित्व है, उनको स्पीकर बनाया जाए। ये सब बनाया गया था। आज तो डिटोरिएशन सब जगह हो रहा है, तो किन कारणों से आज जब डिस्क्वालिफिकेशन एक क्वालिफिकेशन बन जाएगा तब क्या कहा जा सकता है? इस स्थिति में गिरावट तो हुई है सब जगह, तो इस हालत में ये सब चीज हो चुकी है। लेकिन एकदम इसमें बड़ी स्पष्टता है कि उसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर को ये शक्ति नहीं थी कि प्रीपोन कर दें, और पहले उन्होंने करा दिया तो वहां पर उन्होंने कर दिया। उस समय प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया था, और पहली बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसको क्वैश कर दिया गया और फिर सरकार बहाल हो गई। ये अलग बात है कि चूंकि सरकार अल्पमत में थी, तो शायद सप्ताह भर के अंदर ही सरकार गिर गई थी, और फिर वो सरकार बीजेपी की काबिज हो गई थी। वो और उन्होंने यह भी कहा कि जब आपके ऊपर रेजोल्यूशन पास हो गया तो डिस्क्वालिफिकेशन आप लागू नहीं कर सकते। दूसरा, वो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दे रहे थे। महाराष्ट्र में डिस्क्वालिफिकेशन का ही मामला चल रहा है, और वहाँ डिप्टी स्पीकर थे और बाद में स्पीकर बना दिया गया। तो उनका कहना है शिवसेना वालों का कि डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करिए। अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा विद इन टाइम फ्रेम डिस्क्वालिफिकेशन करिए। आप जाके प्रेस में इंटरव्यू देते हैं, आज स्पीकर का काम नहीं है प्रेस में इंटरव्यू देना। उस पर उनके जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता साहब, उन्होंने रिग्रेट भी व्यक्त किया था कि नहीं, हमें तो नहीं पता है, लेकिन अगर उन्होंने दिया है तो मुझे इसके लिए खेद है, क्योंकि स्पीकर को वहाँ प्रेस इंटरव्यू नहीं देना है इन बातों पर जो असेंबली के अंदर बात होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्ती से कहा कि हम भी सरकार हैं, सरकार केवल आप नहीं, हम को इक्वल हैं और हम सुप्रीम हैं। आपके इस एक्शन को हम जो रिव्यू कर देंगे, अगर आप लोग इस ढंग से करते रहेंगे स्पीकर से, क्योंकि स्पीकर अंडर शेड्यूल 10 एक ट्राइब्यूनल के तहत तो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है जो डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करते हैं। तो इन बातों में सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है ही, और सुप्रीम कोर्ट हमें जिम्मेवारी न करेगी तो संविधान का तो बंटाधार हो जाएगा इस हालत में। तो यहाँ कोई दुविधा नहीं है। अच्छा, आपने कहा वकील साहब कि सुप्रीम कोर्ट के 2 केसेस का, यानी कि महाराष्ट्र के केस का और अरुणाचल के केस का हवाला दिया है आज मनोज झा ने। तो हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि वहां पर फिर अल्टीमेटली हुआ क्या था? वहां तो देखिए बीच में सब डिप्टी स्पीकर थे जी। डिप्टी स्पीकर को हटा करके स्पीकर बनाया गया और बहुमत से बनाया गया, और बहुमत से बनाया गया तो डिस्क्वालिफिकेशन शिवसेना कह रही है कि हम उसमें अध्यक्ष थे, हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो कहता फिर डिस्क्वालिफिकेशन पहले आप प्रूव करिए, चूंकि व्हिप हमने जारी किया था उसको, अब उसमें वो टाइम टेकिंग कर रहे हैं, डिसाइड नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा टाइम फ्रेम डिसाइड करिए, आप बेमतलब बहुत लंबा करेंगे तो हम उसको डिसाइड कर देंगे, क्योंकि आपका जो डिसीजन है एमेनेबल टू द सुप्रीम कोर्ट है, हम जुडिशियल रिव्यू कर देंगे। वहाँ ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स था, आपके यहाँ तो बहुमत पर था, और वेकेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर है मामला। जो आपके यहाँ मामला है वो वेकेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर, मतलब उनको अध्यक्ष को हटाने की बात। इसमें बड़ी स्पष्ट है कि आपका 243 संख्या है, 122 की संख्या अगर वोट देती है तभी हटेंगे स्पीकर, 122 संख्या अगर वोट नहीं देती है तो स्पीकर नहीं हटेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आंकड़ा 122 से कम होता है
तो स्पीकर नहीं हटेंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं। ऑल द 10 मेंबर्स का मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली 243 की अगर है तो आपको 122 एक संख्या ज्यादा मानी जाती है, तभी होगा। यह नहीं कि मान लीजिए कुछ दिन संख्या में 220 आदमी ही आए और 220 आदमी में 119 आदमी वोट दे रहे हैं, 119 आदमी उनके अगेंस्ट वोट दे रहे हैं, तब वो नहीं हटेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे देखें वकील साहब, तो एनडीए के पास तो 128 आंकड़ा है, और अगर हम महागठबंधन की बात करते हैं तो उनके पास 115 आंकड़ा है, तो ऐसे भी 122 तो हो ही जाना है। बात खत्म हो गई। फिर कहाँ कंफ्यूजन है, फिर हमारी जरूरत कहाँ है, इंटरप्रिटेशन की जरूरत कहाँ है, बात ही खत्म हो गई। लेकिन जब मनोज झा ने कहा है तो किसी और इशारा जरूर किया होगा। नहीं, उनका इशारा 122 संख्या होनी चाहिए और नहीं होती है तो नहीं हटेंगे स्पीकर। हाँ, इसमें तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं। संविधान बड़ा स्पष्ट है और हमने भी बता दिया, और आपका 128 है तो कहाँ सवाल इन बातों के, वो सवाल प्रश्न उठेगा ही नहीं, ये प्रश्न ही नहीं उठेगा जब 128 संख्या उनके चला जाएगा। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे वकील साहब कि स्पीकर को कैसे हटाया जाएगा, यानी कि क्या क्या होता है, संविधान क्या कुछ कहता है कि स्पीकर को कैसे हटाया जा सकता है? एक रिजोल्यूशन लिया जाता है असेंबली में, चीफ मिनिस्टर रिजोल्यूशन असेंबली को लोगों को बुला कर रिजोल्यूशन लेंगे, रिजोल्यूशन पास करेंगे, और पास करने के बाद 14 डेज का नोटिस देंगे, 14 दिनों का। उसके बाद जो असेंबली में होगा उस दिन उसकी वोटिंग होगी, और वोटिंग जब होगी तो वोटिंग में उस दिन असेंबली में स्पीकर भाग नहीं लेंगे, क्योंकि कोई दूसरा आदमी भाग लेगा, और इस वोटिंग होगी अगर 122 वोट उनके अगेंस्ट चला गया तो उनको इस्तीफा दे देगा। आपको याद होगा सब सिमिलर स्थिति हुई थी आपके, जब कुछ दिन वो विजय सिन्हा साहब थे आपके स्पीकर, तो उन्होंने स्वयं जाकर इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनको जिस कमांड मिला उनको लगा हमारे इस पर संख्या बल नहीं है। अब अभी पता नहीं कहाँ से क्या दुविधा है, कुछ हंसी भी आती है चीजों को देख के अखबारों में, कि जैसे सोनपुर मेला में पशु बिकता है, जिसको अंग्रेजी में हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, जो विधायक और सांसद जो बिकते हैं, ये तो बड़ी हंसी वाली बात है। और मतलब क्या मने मखौल हो गया जनतंत्र का कि एमएलए एमपी बिकाऊ चीज हो गए, एक दो आदमी बिक जाते हैं तो सबको बांध के रखा जाता है। तो ये थोड़ा सा मैंने क्या कहाँ अवनति करके गया है देश का जनतंत्र, ये समझ में नहीं आ रहा। हमें तो बड़ा डर लग रहा है ऐसे बातों से कि कहीं ऑनलाइन साइट पर सेल शुरू हो जाए इन लोगों का। अच्छा वकील साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह की स्थिति दिख रही है और लगातार अब मनोज झा ने भी बड़ा बयान दे दिया है, अगर हम मामला जो है सुलझता नहीं है, अगर सदन में ये मामला सुलझता नहीं है बल्कि उलझ जाता है, तो क्या मामला कोर्ट भी पहुंच सकता है? देखिए, मनोज झा जी ने मैं शुरू में ही मैंने कहा कि कोई बड़ा बयान नहीं दिया। ऑलरेडी 179 आर्टिकल जिसमें लिखा हुआ है, उसके 179 के सी में लिखा हुआ है कि ऑल द 10 मेंबर्स ऑफ द असेंबली, खत्म बात हो गई। मैंने उसको स्पष्ट कर दिया कि अगर संख्या जो स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली है उसकी ज्यादा अगर लोग, आप कहते हैं 128 लोग हैं, तो बात ही खत्म होगी। फिर कहाँ ये क्वेश्चन उठेगा, इसके इंटरप्रिटेशन का सवाल ही नहीं उठेगा। और सुप्रीम कोर्ट और इसकी बात तो तब उठेगी जब कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं है, तब ना। जब बातों में स्पष्टता है और बहुमत आपके अगेंस्ट है तो बात खत्म हो गई। बहुमत आप ला, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना वकील साहब कि कुछ लोग एब्सेंट हो जाएं, तब क्या हो सकता है? मैंने कहा 122 चाहिए वोट उनको हटाने के लिए, 122 चाहिए वोट हटाने के लिए। हो सकता है ना तबीयत खराब हो जाए, एब्सेंट हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए। आप देखिए एकदम अथक हैं बेचारे, अशक्त हैं शरीर से। मनमोहन सिंह साहब व्हील चेयर पर जाकर गए थे भाग लेने के। लोग जाते हैं स्ट्रेचर पर, आईसीयू में जो रहते हैं उनको भी उठा के लाया जाता है वोटिंग के लिए, सब भी होता है। तो लोग देते हैं, हम आना चाहिए लोगों को, हमें नहीं पता कि अंदर क्या सब चल रहा है और क्या कहाँ होगा। अगर मैंने हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का, प्रतिनिधियों का ये हालत है, हम लोग तो बहुत खतरे में जी रहे हैं। तो वकील साहब, तो हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि क्या मामला अगर वहां पर सुलझता नहीं है बल्कि और उलझ जाता है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो क्या कोर्ट भी पहुंच सकता है मामला? नहीं, कोर्ट तब ना पहुंचेगा जब कोई दुविधा होगी। अगर मान लीजिए कि 122 वोट पड़ गया उनके केस में, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर दुविधा होगी तो मामला कोर्ट पहुंच 122 वोट नहीं पड़ेगा तो नहीं हटेंगे स्पीकर, नहीं हटेंगे स्पीकर। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने समझने की कोशिश की है कि जिस आर्टिकल का हवाला मनोज झा ने दिया है, आखिर वो आर्टिकल कहता क्या है। तो आपने भी सुना है कि वकील साहब ने क्या कुछ बताया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।